हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल LTR एकेडमी ऑफ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी चल रहा है मैट्रिसेस और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं अभी दिखा रहा हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में इससे पहले जो है हम ढेर सारे टाइप्स बता चुके हैं और आज जो फाइनल हम बात करने वाले हैं वो है 9 नंबर टाइप्स। इससे हम 8 नंबर टाइप्स इससे पहले बता चुके हैं। 8 नंबर टाइप आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो फैल जाए। तो चलिए आज हम देखेंगे 9 नंबर। इसमें क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इससे पहले क्या मैट्रिक्स होता है? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, सब चीज़ हम पढ़ लिए हैं। बस एगो बचा हुआ है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बचा हुआ। बस इसके बाद हम दूसरा कंसेप्ट लागू करेंगे। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें 9 नंबर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए 9 नंबर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इसमें हम इसको डिटेल से समझेंगे कि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, तो चलिए इसको हेडलाइन बनाइए। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है समझिए। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको दो प्रकार से मिलेगा। दो प्रकार से कैसे मिलेगा देखिए, हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो एक मिलेगा वो अपर ट्रायंगुलर, एक लोअर ट्रायंगुलर मिलेगा। तो सबसे पहले हम अपर ट्रायंगुलर की बात अगर करें हम, यहाँ से देखिए अगर हम अपर ट्रायंगुलर की बात करिए दो टाइप का मिलेगा। अपर ट्रायंगुलर, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है पहले ये समझिए और फिर लोअर ट्रायंगुलर समझेंगे। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान से समझिए, बहुत ईजी है। अभी हम थ्योरी चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? थ्योरी चल रहा है। और स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आप अपना फेयर करते चलिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच each element, a square matrix in which each element below, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये जो हम बिलो लिखे हैं ना, BELOW, each element below मतलब के नीचे। किसके नीचे? बिलो प्रिंसिपल डायगोनल, बिलो प्रिंसिपल, बिलो प्रिंसिपल डायगोनल, बिलो प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। इसका मतलब क्या हुआ? आपको हम एग्जाम्पल से समझा रहे। देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, जिसमें ईच एलिमेंट मतलब प्रत्येक एलिमेंट, बिलो मतलब के नीचे, प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या होगा? 0 होगा। लेकिन आपको डिफिनीशन से समझ में नहीं आया होगा तो हम यहाँ से एग्जाम्पल बता देते हैं। ये चीज़ हम बता चुके हैं अगले वीडियो में, लेकिन बहुत से छूट गया है, लास्ट में छूट गया है। वीडियो बहुत लंबा हो गया था तो थोड़ा छूट गया है, तो इसलिए देखिए अभी समझ लीजिए। तो यहाँ से हम क्या बोले हैं कि बिलो प्रिंसिपल डायगोनल, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे क्या होगा? 0 होगा। तो देखिए मान लेते हैं A = मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है। यहाँ से हम मान लेते हैं 1 -1 2 0 3 4 0 0 है। हम आपको इससे पहले बताए हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ से देखिए मेरे पास ये जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं ना, डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम आपको क्या कहे हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट बिलो प्रिंसिपल डायगोनल इज 0, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है सब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उससे तब क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या है? 0 हैं। तो इसे क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब एक समझेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है ये भी देखिए, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है थोड़ा ही समझ लीजिए तो बहुत आसान है। यही चीज़ हम बता रहे तो ये वीडियो बंद हो चुका है अगले वाले वीडियो में। तो देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है, तो यहाँ से लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इसका ठीक उल्टा होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, इसमें क्या दिए हैं? इसमें बिलो दिए हैं, इसका ठीक उल्टा बिलो, तो इसमें क्या होगा? एबव होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट, इन विच ईच एलिमेंट, इन विच ईच एलिमेंट एबव, ईच एलिमेंट एबव
प्रिंसिपल डायगोनल एवं प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझ लीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इन विच जिसमें ईच एलिमेंट मतलब प्रत्येक एलिमेंट एवं प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, एवं मतलब हुआ के ऊपर, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर यानी प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सभी का सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए। किस में? लोअर ट्रायंगल में। तो देखिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से मेरे पास कोई मैट्रिक्स है B इक्वल टू B, कोई मैट्रिक्स है, यहाँ से ले लेते हैं हम 1 0 0 2 3 0 -1 5 और 4 ये ले लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल है ना, प्रिंसिपल डायगोनल इसको ना कहते हैं ना। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो आपको मालूम होगा। तो हमने इसमें क्या बताए हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच जिसमें ईच एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट एवं प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से देखिए प्रिंसिपल डायगोनल है और ऊपर में सबके सब एलिमेंट क्या है? 0 है। तो इसे क्या कहेंगे हम? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम फाइनल अगर बात कर ले तो जब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हम बात करते हैं 2 टाइप्स का, तो कौन कौन? अपर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर में नीचे वाले 0 होगा और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? ऊपर वाले 0 होगा। अपर ट्रायंगुलर में नीचे वाले और लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर वाले 0 होगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना। तो अभी हम क्या पढ़े हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे 0 होता है और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है? डायगोनल के ऊपर 0 होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? अपने अपने कॉपी में सब हेडलाइन लगाइए, इसका बहुत यूज होता है। इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस बराबर कब होते हैं ये चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ से देखिए इक्वालिटी ऑफ EQUALITY इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब 2 मैट्रिसेस बराबर कब होता है? यहाँ से देखिए इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब 2 मैट्रिसेस बराबर कब होता है और कैसे होता है यहाँ से हम समझेंगे। क्या समझेंगे? इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस यानी 2 मैट्रिसेस को हम बराबर कब करते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है आगे। यहाँ से देखिए हम मान लेते हैं, चूँकि हम अभी थोड़ी पढ़ रहे हैं ना तो आपको थोड़ा तो बहुत समझ में आता होगा। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो 100% समझ में आएगा। यहाँ से देखिए हम क्या मान लेते हैं, 4 A and B 4A and B to be 4A and B to be equal their order। इसका मतलब क्या होता है हम समझाएंगे। अभी हम क्या लिखे हैं? 4A and B to be equal their order is same and each element of A is equal to corresponding मतलब संगत to corresponding element of B। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, 4A and B to be equal their order। मान लेते हैं A और B कोई मैट्रिक्स हैं जो इक्वल ऑर्डर का है, बराबर ऑर्डर का है यानी सेम ऑर्डर का है। एंड और ईच एलिमेंट मतलब प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट इक्वल और टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। किसका एलिमेंट? ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, मतलब सगा होगा, जिसको सगा भाई कहते हैं ना, वही होगा, संगत होगा। तो देखिए ये चीज़ कैसे करते हैं, ये देखिए थोड़ा ही कंसेप्ट आप समझ लीजिए, बस आपसे एक्सरसाइज बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या होगा, देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम मान लेते हैं ए इक्वल टू, यहाँ से हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड और डब्लू मान लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई डब्लू और जेड मान लेते हैं। और ये इक्वल है और ये इक्वल है। इक्वल है किसका? ए का, बी का, सी का
और डी का, ये चीज़ हम यहाँ पे ले लिए हैं। हमने आपको क्या बताया है कि अगर ए एंड बी टू बी इक्वल, देखिए अगर ए और बी इक्वल हैं और क्या लिखे हैं कि देयर ऑर्डर इज सेम, कि जब इसका ऑर्डर सेम है तो देखिए 2 गुने 2 रो का ये भी है, 2 गुने 2 ऑर्डर का ये भी है और 2 गुने 2 ऑर्डर का ये भी है। चूँकि इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2 गुने 2 का ये भी है, 2 गुने 2 का ये भी है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, ए का जितने भी एलिमेंट हैं इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होंगे। आप कहिएगा कि सर ये कैसे, कोरेस्पॉन्डिंग क्या होता है? तो देखिए भाई, कोरेस्पॉन्डिंग मतलब होता है कि आप जिस स्थान पे हैं उसी स्थान पे वो भी होना चाहिए, इसी को कहते हैं कोरेस्पॉन्डिंग यानी संगत। देखिए जिस स्थान पर इसमें आप x दिख रहे हैं, जिस स्थान पर आप इसमें x दिख रहे हैं उसी स्थान पे यहाँ पे a दिख रहे हैं, तो आपस में x और क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं x बराबर a। अब ध्यान दीजिए जिस स्थान पे आप y को दिख रहे हैं वही स्थान पे क्या है, b है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। आपके क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि जिस स्थान पे ये हैं और ये हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, और y और b एक स्थान पे है तो दोनों आपस में बराबर होगा। सिमिलरली z और c क्या है, एक स्थान पे हैं तो z और c क्या होगा, बराबर होगा, तो z इक्वल टू c हो जाएगा। और उसी तरह w और d क्या है, सेम स्थान पे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, w बराबर d हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग को हम बराबर करते हैं। चलिए यहाँ से सभी स्टूडेंट नोट करिए, एक एग्जाम्पल नोट करिए सभी स्टूडेंट। यहाँ से मान लेते हैं मेरे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है x प्लस वाई और यहाँ से है x माइनस वाई, ये दिया हुआ है। और यहाँ से क्या दिया है 2 माइनस जेड या 2 प्लस है 2 प्लस जेड और यहाँ से है 3 प्लस डब्लू, ये दिया हुआ है। ओके, और ये इक्वल है, बराबर है, किसके बराबर हैं, 6 2 5 7, ये इसके इक्वल है। तो हमने आपको अभी तुरंत क्या बताए हैं कि अगर इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, जितना ऑर्डर का ये है और जितना ऑर्डर का ये रहेगा तो आपस में इसका एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या दिख रहे हैं, ये भी सेम ऑर्डर और ये भी सेम ऑर्डर दिख रहे हैं ना, ये भी 2 गुने 2 का है और ये भी 2 गुने 2 का है। देखिए रो 1 रो 2 रो 1 रो 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 गुने 2 ऑर्डर। ये भी देखिए किसका है, 2 गुने 2 ऑर्डर का है, तो आपस में इसका एलिमेंट तो बराबर होगा। यानी x प्लस वाई जिस स्थान पे है उसी स्थान पर न 6 हैं, x माइनस वाई जिस स्थान पे उसी स्थान पर न 2 हैं, यानी x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ से लिखिए x प्लस वाई बराबर 6 और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। नहीं समझ में आया भाई, जिस स्थान पे ये है उसी स्थान पर न यह है, तो ये आपस में दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण 1। अब जिस स्थान पे x माइनस वाई है ना उसी स्थान पे ये 2 है, तो आपस में ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब यहाँ से आप क्या करिए कि समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करिए और x का y का वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन आपके पास यहाँ से देखिए जिस स्थान पे 2 प्लस जेड है उस स्थान पे 5 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, इसको आप समीकरण 3 मानिए। ठीक है, जिस स्थान पे 3 प्लस डब्ल्यू है उसी स्थान पे ये 7 है, तो आपस में ये भी बराबर होगा। यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 7। ठीक है, 3 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 7, इसको मान लीजिए समीकरण 4। तो हम यहाँ से 4 समीकरण निकाल लिए हैं, 1 2 3 और 4। देखिए 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ से 2 को इस साइड भेज देंगे तो जेड का वैल्यू, और यहाँ से डब्ल्यू का वैल्यू जब 3 को इस साइड भेज देंगे तो डब्ल्यू का वैल्यू। तो चलिए हम सभी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए मेरे पास ये 4 इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। देखिए मेरे पास फर्स्ट और सेकंड क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और सेकंड क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो x और y का वैल्यू आएगा। तो देखिए यहाँ से प्लस वाई और माइनस वाई, तो ये दोनों कैंसिल होगा, तो x और x को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 6 आदू यहाँ से 8 हो जाएगा। जब यहाँ से हम x इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 8/2,
तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो x का वैल्यू क्या आएगा 4। इसको 2 से काटेंगे ना, दो देखिए कैसे के 2 से इसको क्या बार में काटेंगे 4 बार में, 2 चौका 8। तो यहाँ से x बराबर 4 आ गया। यही x का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, तो किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट लिखिए या सेकेंड लिखिए। तो इक्वेशन फर्स्ट हम ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब इसमें x के जगह पे क्या रख देंगे 4, तो रख दीजिए, यह आ जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस 4। तो यहाँ से y इक्वल टू 2। तो y का मान क्या आ गया 2 आ गया, ये बराबर है। तो y का मान क्या आ गया 2 और x का मान क्या आ गया 4। लेकिन हमें w और z का मान चाहिए। तो देखिए अब समीकरण 3 और 4 की सहायता ले रहे हैं। देखिए तो समीकरण 3 और 4 से अब लिखिए यहाँ से 9 अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड उठाइए। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, 2 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो यहाँ से जेड बराबर क्या लिखेंगे 5 माइनस 2। तो यहाँ से जेड बराबर क्या आ जाएगा 3। तो जेड का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ क्या है 3 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 7। तो यहाँ से देखिए इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास डब्ल्यू का वैल्यू आ जाएगा। ये है इक्वेशन डब्ल्यू है यहाँ से इक्वल टू 7। ये थर्ड है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, तो w इक्वल टू 7 माइनस 3। तो यहाँ से w बराबर क्या हो जाएगा 4। तो अगर आप देखें तो सभी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकाले हैं 4। अब यहाँ से देखिए y का वैल्यू 2 निकाले हैं, यहाँ से z का वैल्यू 3 निकाले हैं और यहाँ से w का वैल्यू 4 निकाले हैं। तो हम एक एक करके सभी वैल्यू निकाल चुके हैं। कैसे निकाले हैं आपको पता चल गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। समझ में आया है तो कॉमेंट में बताइए, नहीं आया है फिर भी बताइए। जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया वो एक और एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा ना तो कहीं नहीं आएगा, मैं ये भी कह सकता हूँ। यहाँ से देखिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ से एक मैट्रिक्स क्या है x प्लस वाई। यहाँ से क्या है x प्लस वाई और यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है xy। देखिए अब इसको आप कैसे सोल्व करिएगा देखिए। और ये इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स है किसका, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 3 -1 6। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो जब आप इसको सोल्व करिएगा तो देखिए तो कैसे हम सोल्व करते हैं। हमें सभी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए x और y का वैल्यू हमें कैसे निकालना है। देखिए ये जिस जगह पे हैं उस जगह पे ये भी हैं। तो हम आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में बताए हैं कि आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई ये 5 के स्थान पे है ना, तो आपस में ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ से देखिए जिस स्थान पे x y है उस स्थान पे ये 6 है कि नहीं है। जिस स्थान पे x y है उस स्थान पे ये 6 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा 6 और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर दीजिए और आपके पास आंसर आ गया। तो इसको कैसे सोल्व करिएगा, देखिए इक्वेशन सेकेंड की सहायता लेकर के आप x का या y का वैल्यू निकाल लीजिए पहले। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन आप फर्स्ट लीजिए या सेकेंड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। तो यहाँ से हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ही ले लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए या y के वैल्यू निकालिए, आपकी मर्जी। तो चलिए हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब y बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और x प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में। अब इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड। अब यही y का वैल्यू समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, जो समीकरण 2 है ना उसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ से लिखिए, देखिए क्या लिखते हैं हम, पुट y इक्वल टू 5 माइनस x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड मेरे पास क्या है, देखिए एक्स वाई इक्वल टू क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू 6, तो y के जगह पे क्या देंगे 5 माइनस एक्स। तो यहाँ से y को हटाइए और x इंटू वाई के जगह पे क्या देंगे हम 5 माइनस एक्स दे देंगे इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा। कैसे, देखिए 5 को और x को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5x
और माइनस एक्स एक्स पे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6। यहाँ से क्या आ जाएगा, इस एक्स स्क्वायर को इस साइड भेजते हैं तो देखिए मेरे पास क्या बचता है, प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको भी इस साइड ले जाएंगे, ये क्या आ जाएगा -5x, ये इसी साइड है तो +6 इक्वल टू 0। अब इसको गुणनखंड विधि से तोड़िए या मूल विधि से तोड़िए, तो यहाँ से किसका मान आएगा, x का मान आएगा। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, गुणनखंड विधि आप क्लास 10th में बहुत ही सोल्व किए हैं। यहाँ से आ जाएगा -3x और -2x +6 इक्वल टू 0। अब ये -2x -3x कैसे दिया है, -3x को और -2x को जोड़िएगा तो -5x आ जाएगा, और जब इसको गुना करिएगा तो ये +6 आ जाएगा, +6x² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे क्या करिए, x कॉमन ले लीजिए। तो देखिए जब आप x कॉमन लीजिएगा ना, तो इसमें से 2 x है तो एगो x निकल जाएगा, तो बचेगा x और माइनस यहाँ से x निकल के 3। अब यहाँ पे आप क्या करिए, -1 कॉमन लीजिए। तो जब आप यहाँ से -1 कॉमन लीजिएगा या 2 कॉमन लीजिए, -2 कॉमन लीजिएगा तो यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा, सिर्फ x, प्लस माइनस माइनस और 2 × 6 और इक्वल टू 0। अब यहाँ से होता क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आता है, तो एगो ये ले लीजिए इसमें से चाहे इसमें से, और एक क्या लीजिएगा, ये वाला x वाला और ये वाला 2 वाला। तो देखिए एगो ये x वाला लेते हैं, एगो 2 वाला लेते हैं, तो यहाँ से जाएगा x - 2 = 0, और एगो क्या हो जाएगा, इसमें से लीजिए चाहे इसमें से लीजिए, एक ही बात हुआ। यहाँ से x - 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x = 2 आ जाएगा और यहाँ से x = 3 आ जाएगा। तो ये दूसरा आंसर हो गया किसका, x का। लेकिन हमें क्या निकालना है, y भी निकालना है। तो y निकालने के लिए ये x = 2 आप रख दीजिए चाहे 3 रख दीजिए। यहाँ से देखिए पुट x = 2 इन इक्वेशन थर्ड। मेरे पास थर्ड इक्वेशन क्या है, देखिए y = 5 - x, यहाँ से दे दीजिए y = 5 - x, y = 5 - x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें y का मान आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे हम y = 5 माइनस, और x के जगह पे क्या देंगे, 2 देंगे, तो x के जगह पे 2 दे दिए, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फाइनल हम x और y का वैल्यू निकाल कर चुके हैं, यही मेरा क्या है, आंसर है। यहाँ से x का वैल्यू आप इसे मानिए या इसे मानिए, ठीक है, 2 वैल्यू आया है इसका, और y का वैल्यू क्या आया, y = 3। तो यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक इससे पहले वाले वीडियो में सोल्व कर चुके हैं, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे। क्योंकि हम इतना थ्योरी बता चुके थे कि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक बनवा चुके थे, लेकिन ये थ्योरी हम नहीं बताए थे इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस का, इसलिए हम छोड़े हुए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे, जो आज हम पढ़े हैं थ्योरी उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेते हैं, और सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 4 4 3 x 5 = yz और 1 5, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्योंकि इसका भी सेम ऑर्डर है, इसका भी सेम ऑर्डर है, 2 × 2 और 2 × 2, तो आपस में इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो बराबर होगा। तो चलिए इसको हम कॉपी पे नोट करते हैं। देखिए यहाँ से हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें कहता है x, y और z का वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ से लिखना है सॉल्यूशन। और एक कंसेप्ट हम आपको बताए थे कि अगर a और b 2 मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर सेम है, तो देखिए इसका भी 2 × 2 ऑर्डर है। कैसे 2 × 2 ऑर्डर है, रो 1 और रो 2 और कॉलम 1 और कॉलम 2। तो ऑर्डर क्या होता है, रो × कॉलम तो 2 × 2। ये भी क्या है, रो 1 रो 2 तो 2 और रो 1 रो 2 तो 2, तो 2 × 2, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है और ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है। तो आपस में इसका जो एलिमेंट है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो जिसके स्थान पर जो है उससे बराबर होगा। तो y के स्थान पे क्या है, 4 है, तो यहाँ से y = क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, z के स्थान पे क्या है, 3 है, तो यहाँ से z = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x के स्थान पे क्या है, 1 है, यहाँ से x = क्या आ जाएगा, 1 होगा। 5 के स्थान पे क्या है, 5 है, तो ये हमें नहीं निकालना है, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो आ चुका है कि x = 4, वो z = y = 4, z = 3 और x = 1। ये मेरा जो आंसर जो आ चुका है, तो इससे आगे हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें x और y और z का वैल्यू हमें कह रहा था क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ से देख लीजिए क्या कह रहा था, फाइंड द वैल्यू x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशन से हमें x, y और z का वैल्यू निकालना था, जो हम फाइनल निकाल चुके हैं कि y = 4, z = 3, x = 1। ये कैसे निकालने हैं एक बार और समझ लीजिए। जब सेम ऑर्डर का 2 मैट्रिसेस आपस में बराबर आता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि जिस स्थान पे
ये एलिमेंट है ना उसी स्थान पे ये एलिमेंट है तो ये आपस में बराबर होगा। जिस स्थान पे ये 3 है उसी स्थान पे ये z है तो आपस में दोनों बराबर होगा। जिस स्थान पे ये x है उसी स्थान पे ये 1 है तो आपस में दोनों बराबर होगा। जिस स्थान पे ये 5 है उसी स्थान पे ये 5 है तो आपस में दोनों बराबर होगा। तो चलिए हमको चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। ये रहा 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है और जेड का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 का है तो आपस में ये बराबर होगा। बताए है ना कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जिस जगह पे x प्लस वाई है उसी जगह पे क्या है 6 है। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू आपस में क्या होगा 6 होगा। क्योंकि सेम ऑर्डर का ये भी है, सेम ऑर्डर का ये भी है, ये भी 2 गुने 2 का है और ये भी 2 गुने 2 का है। क्योंकि रो 1 रो 2 ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 2 गुने 2 हुआ, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 2 गुने 2 हुआ। तो जब सेम ऑर्डर का 2 मैट्रिसेस आपस में बराबर रहता है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। मतलब जिस स्थान पे वो ये हैं उसी स्थान पे अगर ये हैं तो आपस में ये दोनों बराबर होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से देखिए 2 2 को हम नहीं बराबर करेंगे क्योंकि इसको बराबर करके भी क्या कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए जब z को इसके बराबर करेंगे तो मेरे से किसका मान आएगा, z का मान आएगा। तो 5 प्लस z के स्थान पे क्या है 5 है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 5 प्लस z इक्वल टू 5 और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए जहाँ पे एक्स वाई है उसके जगह पे क्या है 8 है। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन थर्ड आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 8 और ये आ जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब देखिए हमें z का x का और y का सभी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से देखिए मेरे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए या y का वैल्यू निकालिए। चलिए हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस x और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फोर्थ। ओके इक्वेशन 4। अब यही y का वैल्यू 6 माइनस एक्स समीकरण 3 में रख दीजिएगा ना तो आपको किसका वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम रख के दिखाते हैं। यहाँ से देखिए हम क्या लिखेंगे पुट, यहाँ से लिखेंगे पुट y इक्वल टू 6 माइनस एक्स इन पुट y इक्वल टू 6 माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकेंड में नहीं थर्ड, इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है मेरे पास एक्स वाई इक्वल टू 8, यही ना इक्वेशन थर्ड। इसमें y के जगह पे क्या रख देंगे 6 माइनस एक्स। तो x रहने दीजिए और y को हटा करके क्या रख दीजिए 6 माइनस एक्स इक्वल टू में क्या है 8 है। अब इसको आप गुना भाग करिए और आंसर आएगा। ऐसे देखिए 6 को x को तो यह आ जाएगा 6x माइनस x को तो x स्क्वायर इक्वल टू 8। इस दोनों को इस साइड ले चलिए। जब आप इसको इस साइड लीजिएगा तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब इसको गुणनखंड विधि से आप कैसे तोड़िएगा देखिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा कि 8 को और इसके कोफिशिएंट से गुना करिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो किसी भी तरह से हमें यहाँ पे जोड़ या घटा के 8 पुराना है और गुना करके भी 8 पुराना है। तो यहाँ से देखिए ऐसे हम इसको लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x ऐसे लिखे और प्लस में क्या है 8 इक्वल टू 0। ये जो 6 है माइनस 6x है ना 6x को पुराने के लिए हम ऐसे लिखे हैं ठीक है। तो माइनस 4x और माइनस 2x। तो यहाँ से क्या ले लेंगे हम x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से x माइनस 4 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लीजिए तो माइनस माइनस प्लस x और प्लस माइनस माइनस 2 चौकी 8 इक्वल टू 0। अब देखिए एक चीज़ देखिए ये दोनों से आपस में सेम होता है, सेम है ना। एगो ये ले लीजिए इसमें से कोनो और एक लीजिए x वाला पार्ट और ये कॉमन वाला दोनों पार्ट। तो यहाँ से देखिए क्या ले लेते हैं हम x और माइनस 2। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 एगो पार्ट आ गया, इसको 0 के बराबर करिए और एक आ जाएगा x माइनस 4 ये वाला लीजिए या x माइनस 4 ये वाला लीजिए, बात बराबर है। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 4 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2। लेकिन मेरे को तो अभी x का मान आया ना, y का भी मान निकालना है ना। यही x का मान पुट करिए कहाँ इक्वेशन फर्स्ट में या थर्ड में। यहाँ से देखिए पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन इसमें कर दीजिएगा 4 में कर दीजिए, अच्छा रहेगा इक्वेशन 4। तो मेरे पास जो इक्वेशन 4 है वह है y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 2। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 4। तो y का मान क्या आ गया 4। तो x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। अब हमें किसका मान चाहिए z का। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड। अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन, अब इक्वेशन थर्ड नहीं 2 ले लीजिए। इक्वेशन 2 में से हमें जेड का मान आ जाएगा 5 + z = 5। तो यहाँ से लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन क्या है 5 + z = 5। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 5 = 5 - 5। तो यहाँ से z = 0। तो z का मान क्या आ गया 0। तो देखिए z का भी, x का भी, y का भी, तीनों का मान मेरे पास मौजूद है। x = 2, y = 4 और z = 0। तो यही ना फाइनल आंसर है। हमें ना कह रहा था कि x और y और z का वैल्यू निकालने के लिए, तो x और y और z का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से इस परिवार को बड़ा बनाइए, बहुत अभी छोटा है। ये देखिए छठा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए जितना ऑर्डर का ये है उतना ही ऑर्डर का ये है। यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो ये 1 × 3 है, ये भी 1 × 3 है, 1 2 3। इसका भी ऑर्डर, इसका भी कॉलम एक है तो इसका भी कॉलम एक है, यानी सेम ऑर्डर का ये है। तो जब सेम ऑर्डर का रहता है तो आपस में कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है। कोरेस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है सगा, संगत। यहाँ से देखिए x + y + z जिस स्थान पे है उसी स्थान पे 9 है। तो ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। ओके सॉल्यूशन, यहाँ से क्या हो जाएगा x + y + z = 9, चूंकि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होता है। तो x + y = z = 9 और इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए x + z जिस स्थान पे है उसी स्थान पे 5 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से x + z = आ जाएगा, x + z = आ जाएगा 5। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से देखिए y + z जिस स्थान पे उसी स्थान पे 7 भी हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका एलिमेंट भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा y + z = 7 और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड। अब देखिए हमें x, y और z का वैल्यू निकालना है, तो हमें कैसे निकालेंगे हम, चलिए देखते रहिए आगे की ओर। यहाँ से देखिए सबसे पहला काम, यहाँ से अगर हम देखें तो x का या z का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से देखें तो y का या z का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम y का वैल्यू, मान लीजिए z का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो z का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। और यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम किस में चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या है x + z = 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x + z = 5। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या लिखेंगे 5 - z, इसको मान लीजिए समीकरण 4, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 4 मान लेंगे। अब देखिए अब समीकरण 3 से लीजिए और y का वैल्यू निकालिए। अब देखिए 9 मतलब अब सिमिलरली मतलब उसी प्रकार से इक्वेशन थर्ड से तो लिख लीजिए अपना और लिखिए y + z = 7। तो यहाँ से क्या लिखेंगे y + z = 7। तो यहाँ से y बराबर क्या लिखेंगे 7 - z, चूँकि प्लस में था तो माइनस में आ गया है। इसको मान लीजिए समीकरण 5, 4 मान लिए थे तो मान लिए 5। अब देखिए y का वैल्यू ये और x का वैल्यू ये, अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो मेरे को किसका मान आ जाएगा z का मान आ जाएगा। और फिर यही z का मान इस सब में रख देंगे ना तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिखते हैं, ये भाषा आपको लिखना पड़ेगा। लिखिए पुट x बराबर 5 - z, पुट x बराबर 5 - z एंड y बराबर 7 - z इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में x बराबर इतना और y बराबर इतना देने पर देखिए मेरे पास क्या आता है। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो x + y + z = 9। तो यहाँ से देखिए मेरे पास ये इक्वेशन हम नोट करते हैं। तो यह है इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास x + y + z = 9। अब हमें क्या पुट करना है x और y का वैल्यू पुट करना है। तो देखिए x का वैल्यू मेरे पास क्या है 5 - z है, x का वैल्यू 5 - z है। यहाँ से हम लिखे ना x बराबर 5 - z पुट करने पर तो x के जगह पर क्या रख दीजिए 5 - z रख दीजिए। यहाँ से आ जाएगा 5 - z प्लस, अब y के जगह पे लिखेंगे। यहाँ से देखिए हम क्या लिखे हैं y के जगह पे 7 - z देंगे। तो यहाँ से दे दीजिए 7 - z।
तो ये आ जाएगा 7 माइनस जेड और प्लस जेड पहले से है और इक्वल टू 9। अब यहाँ से देखिए मेरे को जेड का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं हम, ये प्लस जेड और माइनस जेड कैंसिल हो गया, तो 7 और 5 यहाँ से बच गया, 12 माइनस जेड इक्वल टू 9 ये बच गया। अब यहाँ से देखिए 12 को इस साइड भेज देते, तो ये साइड बचेगा केवल माइनस जेड, यहाँ से हो जाएगा -9 इक्वल टू ये 12 को इस साइड तो -12। अब यहाँ से देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस जेड और यहाँ से -12 और +9, ये तो 9 3 12, तो यहाँ से आ जाएगा -3, तो माइनस और माइनस कैंसिल, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो जेड का मान हम क्या निकाल लिए 3। अब इसी जेड की सहायता से हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, चलिए बने रहिए। पुट जेड इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड। आप कहिएगा ये कैसे, तो देखिए यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस जेड इक्वल टू 5। अगर हम z का वैल्यू यहाँ से दे देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा ना। तो चलिए, तो क्या है, x प्लस जेड बराबर 5। तो यहाँ से लिखिए x प्लस जेड बराबर 5। इसमें हम z का वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, z का वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं 3। तो यहाँ से लिख लीजिए x प्लस 3 इक्वल टू 5। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 5 माइनस 3, तो यहाँ से x इक्वल टू 2। तो x का मान निकल गया, x का z का भी निकाल चुके थे, x का भी निकाल लिए। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए पुट अब यहाँ से क्या करेंगे, हम z का मान क्या कर देंगे, पुट z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड क्या है मेरे पास, देखिए y प्लस जेड बराबर 7। अगर यहाँ से हम z का मान दे देते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो y प्लस जेड बराबर 7 में z का वैल्यू 3 रखने पर, यहाँ से देखिए पुट z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है मेरे पास, ये है y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो यहाँ से देखिए y प्लस और z के जगह पे क्या करेंगे 3 देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3 इक्वल टू 7। यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 3। तो फाइनल क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 7 में से 3, तो यहाँ से आ जाएगा 4। तो देखिए सभी का वैल्यू मेरे पास मौजूद है। y का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है, x का वैल्यू 2 आ गया और z का वैल्यू 3 आ गया। यही हमें निकालना था, x और y का वैल्यू जो मेरे पास आ गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये मेरे पास इक्वेशन है, यहाँ से ए बी सी डी का सभी का वैल्यू निकालना है। तो आपस में आप ये क्या देख रहे हैं, जितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है 2 गुने 2 का, उतना ही ऑर्डर का ये है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी बराबर होगा ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि जिस स्थान पे a माइनस बी है ना, उसी स्थान पे -1 है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। जिस स्थान पे 2a प्लस सी है उसी स्थान पे ये 5 है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जिस स्थान पे 2a माइनस बी है उसी स्थान पे 0 है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और जिस स्थान पे 3c प्लस डी है उसी स्थान पे ये 13 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो चलिए हम इसको कॉपी पे बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हम कॉपी पे नोट कर चुके हैं। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे कि ये a माइनस बी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा, क्योंकि जिस स्थान पे -1 है उसी स्थान पे a माइनस बी है। तो यहाँ से देखिए हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, यानी हम सॉल्व कर चुके हैं, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू -a, तो a माइनस बी इक्वल टू -1, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। अब जिस स्थान पे 2a प्लस सी है उसी स्थान पे 5 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, यहाँ से देखिए ए बी वाला पार्ट को लिख लेते हैं। तो 2a माइनस बी जिस स्थान पे ये 0 है, तो यहाँ से पहले लिख लेते हैं 2a माइनस बी इक्वल टू 0, और इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब इसको देखिए 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है, क्योंकि ये इसके जगह पे है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a प्लस सी इक्वल टू 5, और इक्वेशन इसको मान लेते हैं थर्ड। अब 3c प्लस डी ये किसके स्थान पे है, 13 के स्थान पे है, तो यहाँ से आ जाएगा 3c प्लस डी इक्वल टू 13, इसको मान लेते हैं समीकरण फोर्थ। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ से समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सोल्व करते हैं तो मेरे पास a और b का वैल्यू आ जाएगा। तब यहाँ से a का वैल्यू इसमें रख देंगे तो c का वैल्यू निकल जाएगा, और जब c का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो d का वैल्यू निकल जाएगा। तो अभी हमें किससे चलना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
अब हमें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलना है। तो मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है a माइनस बी इक्वल टू -1 और सेकेंड है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू -1 और यहाँ से है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, चिन्ह परिवर्तन। यहाँ से माइनस, ये माइनस है तो प्लस और यहाँ से माइनस। एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये प्लस बी और माइनस बी ये कैंसिल हो गया, तो -2a में से a गया था, क्या बचा -a इक्वल टू, जब -1 में से 0 जाएगा तब बचेगा -1। तो यहाँ से देखिए बराबर में सेम चीज़ कैंसिल, तो माइनस माइनस सेम है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो a का वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं। लेकिन जब यही a का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे चाहे 2 में रख देंगे तो मेरे को b का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन भाषा से चलेंगे तो यहाँ से लिखिए पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है देखिए, तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है a माइनस बी इक्वल टू -1। तो हमने क्या लिखे हैं कि a के जगह पे 1 दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से a के जगह पे 1 दे दीजिए और माइनस बी इक्वल टू -1। तो माइनस बी इक्वल टू -1 और ये 1 इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस बी इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कैंसिल और b इक्वल टू 2। तो b का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। ये कैसे आया आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो देखिए, ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 1। इसमें हम a के जगह पे 1 दिए, क्यों दिए? देखिए ये जो समीकरण 1 है a माइनस बी, यहाँ से हम क्या किए, a का वैल्यू निकाले हैं ना, तो लिखे हैं कि पुट a इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट। तो a बराबर यहाँ से 1 देने पर हमको किसका वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, c और d का वैल्यू निकालना है ना। तो देखिए 9 मतलब अब क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब ये कैसे, तो देखिए मेरे पास जो थर्ड इक्वेशन है ये देख लीजिए 2a प्लस सी इक्वल टू 5। तो यहाँ से लिखिए 2a प्लस सी इक्वल टू 5। अब क्या करिए, समीकरण 3 में अगर आप a का वैल्यू डाल देते हैं तो मेरे को c मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए समीकरण, देखिए a का वैल्यू निकाले हैं ना 1, तो 1 का अगर हम यहाँ से दे देते हैं इसके जगह पे तो c का वैल्यू निकालेगा। तो यहाँ से देखिए पुट टू a इक्वल टू 1, चूँकि सब a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ से देखिए 2 गुने 1 प्लस सी इक्वल टू 5। तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस सी इक्वल टू 5। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल टू 5 और 2 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल टू 3। तो अब हम c का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, d का वैल्यू ना। तो देखिए अब यहाँ से कैसे d का वैल्यू, देखिए थोड़ा सा ही लंबा नहीं है, थोड़ा सा ही, देखिए पुट c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन फोर्थ क्या है देखिए 3c प्लस डी बराबर 13। तो यहाँ से हम नोट कर लेते हैं 3c प्लस डी, तो 3c प्लस डी बराबर 13। अब देखिए c के जगह पे हमें क्या देना है, 3 देना है। तो यहाँ से देखिए 3 तो एक पहले से है और एक 3 के जगह पे हमें c के जगह पे 3 देना है और प्लस डी इक्वल टू 13। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 3 तिया 9 और प्लस डी बराबर 13। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास, बस आंसर आ गया 9 प्लस डी बराबर 13। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, d बराबर 13 माइनस 9, चूँकि 9 को इस साइड भेज दिए हैं। तो यहाँ से आ जाएगा d बराबर 4, ठीक है, d बराबर 4। तो देखिए हम एक एक करके सभी का वैल्यू निकाल चुके हैं। सबसे पहले तो हम a का वैल्यू निकाले, फिर a का वैल्यू समीकरण 1 में रख करके हम किसका वैल्यू निकाल चुके हैं, b का वैल्यू निकाल चुके हैं। जब इसी a का वैल्यू फिर यहाँ पे रखे हैं समीकरण 3 में, तो मेरे को किसका वैल्यू आया है, c का वैल्यू आया है। और जब c का वैल्यू समीकरण 4 में रखे हैं तो किसका वैल्यू आया है, यहाँ पे d का वैल्यू आया है। तो एक एक करके हम सभी वैल्यू को ज्ञात कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, a इक्वल टू ए आई जे एम गुने एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ्स। कहता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब इस ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सुटेबल होगा। तो भाई हम आपको बताए थे स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होता है जिसके रो उसके कॉलम के बराबर होते हैं, जिसके रो उसके कॉलम के बराबर होते हैं। इसमें देखिए ये जो m है वो रो है और ये n क्या है, कॉलम है। तो ये m और n रो और कॉलम इसमें आपस में बराबर किस ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन में है। भाई किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके रो और कॉलम आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए m लेस देन n है, यानी n बड़ा है m से, ये नहीं होगा।
m ग्रेटर देन n, यानी m बड़ा है n से, तो ये भी नहीं होगा। m बराबर n, वेरी गुड, ये पकड़ा गया। अब यहाँ से देखिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि रो और कॉलम आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखिए रो है m और कॉलम है n, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरे को सही है। लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा चूँकि आप इसे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तब। तो आप जल्दी से जा कर के देख लीजिए, और ये भी अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और जल्दी से इस परिवार को बड़ा कीजिए, अभी ये बहुत छोटा है। तो चलिए हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये भी बहुत आसान है, देखिए 9 नंबर क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अब यहाँ से देखिए मेरे साथ दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम आपको क्या बताए हैं कि जब इसका ऑर्डर सेम रहता है तो आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। अगर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा तो हम x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x और y का वैल्यू निकालिए और इस ऑप्शन नंबर A, B, C, D में चूज कीजिए कि कौन सा इसको सूटेबल है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करके फिर आपको ये ऑप्शन हम दिखाएंगे। यहाँ से देखिए हम क्वेश्चन को नोट कर चुके हैं। अब यहाँ से हमें लिखना है सॉल्यूशन। क्योंकि हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं, आप जितने भाषा बना के लिखिएगा उतना आपको मार्क्स अच्छा से अच्छा मिलेगा। मतलब जो क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क तो 2 मार्क मिलेगा, मतलब इसमें से कटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम क्या दिख रहे हैं, जितने ऑर्डर का ये है 2 गुने 2 का, इतना ही ऑर्डर का ये 2 है। इसका मतलब मेरा रूल फॉलो कर रहा है कि इसका जो अंदर का एलिमेंट है वो आपस में बराबर होंगे। तो 3x + 7 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसको हम मान लेते हैं 3x + 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिए 5 जो है y - 2 के बराबर है, तो यहाँ से लिखिए y - 2 इक्वल टू 5 और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब y + 1 ये 8 के बराबर है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे y + 1 इक्वल टू 8, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब 2 - 3x इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से लिख लीजिए 2 - 3x इक्वल टू 4 और इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब देखिए हमें x और वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू, और ऑप्शन में फाइनल इसमें मिलान करना है। तो देखिए यहाँ से जब समीकरण 1 से लेंगे हम, तो यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x + 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x + 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x का वैल्यू होगा ये हो जाएगा आपको 3x इक्वल टू 7, इस साइड जाएगा तो -7। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -7/3। एक तो x का वैल्यू ये आ गया। अब देखते हैं यहाँ से जब देखते हैं समीकरण 2 से, तो देखिए y का वैल्यू क्या आता है। अब देखिए 9 मतलब अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है मेरे पास y - 2 इक्वल टू 5। देखिए यहाँ से है ना y - 2 इक्वल टू 5, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा y इक्वल टू 5 + 2, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 5 और 2 यहाँ से 7, तो y का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। अब देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं हम। अब देखिए 9 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये भी आप लिख भी सकते हैं, अच्छा रहेगा, भाषा बना रहेगा। 9 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो मेरे पास जो इक्वेशन थर्ड है ये है y + 1 इक्वल टू 8। आप देख भी लीजिएगा, आप ये कहाँ से लाइएगा y + 1 इक्वल टू 8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास y का वैल्यू y इक्वल टू 8 - 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या आ गया y का वैल्यू 7 आ गया। अब देखिए अब चलते हैं हम इक्वेशन नंबर 4 से। इक्वेशन नंबर 4 क्या है 2 - 3x इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 2 - 3x इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ जाएगा -3x इक्वल टू 4 - 2। तो यहाँ से आ जाएगा -3x इक्वल टू 2, 4 में से 2 गया 2। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2/3 माइनस में। अगर आप ध्यान से देखें ना
तो अब सबका अलग अलग वैल्यू आ रहा है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो एक बार में जो हम निकाले हैं तो x का वैल्यू हमें क्या कैसे निकला था, -7/3 निकला था। अभी x का वैल्यू -2/3 निकल गया है। y का वैल्यू हम एक बार 7 निकाले हैं और इस बार भी 7 निकाले हैं। तो यहाँ पे तो y का वैल्यू ठीक है, लेकिन x का वैल्यू जो बार बार अलग अलग निकल रहा है। तो यहाँ से जो ऑप्शन में देखिए तो मेरे पास क्या निकला, x का वैल्यू एक बार अलग अलग निकाले हैं तो y का वैल्यू तो 7 मिल रहा है। y का वैल्यू हम 7 निकाले हैं, यहाँ से देखिए y का वैल्यू हम 7 निकाले हैं, इसमें भी और इसमें भी निकाले हैं 7, लेकिन x का वैल्यू जो है ना अलग अलग आ रहा है। एक बार x का वैल्यू -7/3 आ गया और एक बार क्या आ गया, -2/3 आ गया। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन शूट ही नहीं कर रहा है। y का वैल्यू तो शूट कर रहा है सब में, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, लेकिन फिर इसमें भी नहीं कर रहा है। मतलब मेरा एक भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मतलब इसको फाइंड करना, हल करना संभव नहीं है। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। ओके, एक्सरसाइज 3.1 का ये लास्ट नंबर क्वेश्चन और ये 10 नंबर क्वेश्चन। तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 गुणित विद द एंट्री ऑफ 0 और 1। हम इसको ट्रिक के साथ आपको सोल्व करवाने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को, यहीं पे समझ लीजिए। 3x3 ऑर्डर का मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। तो चलिए एक हम बना लेते हैं 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स। यहाँ से देखिए हमें कहता है कि 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स। तो लेट हम मान लेते हैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए 3x3 ऑर्डर का है कि नहीं है, देख लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रो 1, रो 2, रो 3, यहाँ से कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो 3x3 ऑर्डर का आ गया, 3x3। अब देखिए हमें कहता क्या है क्वेश्चन में, बस एक ट्रिक समझ लीजिए। क्या वो अंक यहाँ पे कहता है 0 से लेकर के 1 तक। तो दो करके हमें लेना है, किससे करके, दो करके लेना है। तो देखिए दो करके जो लेंगे, जितना अंक कहेगा वो आप पहले उसको जोड़ लीजिए। तो हमें क्या कह रहा है कि 0 और 1 कह रहा है, 0 और 1 कह रहा है। तो ये 2 हुआ। तो 2 जो हुआ तो इसमें सब में 2 करके एक करके अलग करेंगे ना। इसमें टोटल कितना एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 तिया 9। टोटल एलिमेंट मेरे पास कितना है, 9। तो आपको इस प्रकार का सवाल जब भी रहे ना तो आप एक गो ट्रिक लागू करना। ट्रिक क्या लागू करना, देखिए जितना एलिमेंट रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, जितना एलिमेंट रहेगा उतना को क्या कर दीजिएगा, उसको पावर बना दीजिएगा। मतलब यहाँ पे कितना एलिमेंट है मेरे पास, कितना है, 9 एलिमेंट है। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ फाइनल, मेरे को 2 दिया है। तो 2 को कितना बार लिखेंगे, 9 बार लिखेंगे, या उसके पावर 2 लिखिए। आप ऐसे लिखिए। देखिए एक ही ट्रिक है, जो मेरे पास 2 कहता है ना, 0 और 1, तो 2 हुआ ना, 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो कितना है टोटल, 9। तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9/2 को लिख दिए 9 बार। जब आप इसको गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 512। आप गुना कर लीजिए, हम गुना करके रखे हैं। यह आ जाएगा 512। तो जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है 512, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो कैसे डी हुआ, चूंकि 0 और 1 2 कह रहा था, 2 है तो 2 का कॉम्बिनेशन बनाते। तो जब हम 2 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो मेरे को 512 आएगा, चूंकि यहाँ पे 9 एलिमेंट हैं। या आप दूसरे तरीका से ऐसे भी बना सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। टोटल कितना है, 9 है। टोटल कितना है, 9 है। यहाँ से इसको क्या कर देंगे, 2 का पावर 9 कर देंगे। एक ही बात हुआ। जब आप इसको गुना करिएगा तो यह आ जाएगा 512। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखिए, इतना लंबा लिखिए या इतना शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, एक ही बात हुआ। ठीक है, तो समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा। तो आज हम इस वीडियो में मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 100% मैं अपने तरफ से सॉल्यूशन कर चुका हूं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए, हम फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे या फिर
किसी भी प्रकार से हो मैं आपको बताने की कोशिश अवश्य करूँगा। तो आज के वीडियो में हम ये समाप्त कर चुके हैं। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं बस आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा एक्सरसाइज 3.2। लेकिन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम एक्सरसाइज नहीं बनवाते हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.2 का थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।